नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बस्तर रेंज के आईजी श्री सुंदर राज पीजी से। दर्शकों, हम आपको बता दें कि नक्सल मामले सुलझाने में एक्सपर्ट श्री सुंदर राज जी नवंबर 2019 से बस्तर रेंज में आईजी की कमान संभाले हुए हैं। इससे पहले वे यहाँ एसपी, डीआईजी और प्रभारी आईजी का दायित्व निभा चुके हैं। श्री सुंदर राज जी 2003 बैच के आईपीएस हैं और हम आपको बता दें कि बहुत ही शांत स्वभाव, सौम्य स्वभाव होने के कारण ये न केवल अपने विभाग में लोकप्रिय हैं बल्कि बस्तरवासियों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पुलिस विभाग में आने से पहले इस विभाग को लेकर आपके मन में क्या विचार थे और आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना और कोई क्यों नहीं? जी, निश्चित रूप से कोई भी आम आदमी को पुलिस विभाग को बहुत नज़दीक से देखने के लिए काफ़ी अवसर नहीं मिलते हैं। उनके पुलिस के बारे में जो भी धारणा है, जितना उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या मूवी या अन्य साधनों के इस माध्यम से जो सुना समझा है, उसी को लेकर एक धारणा बनाते हैं। उसी हिसाब से हमको भी वही थे, पुलिस के बारे में बहुत नज़दीक से देखने के लिए पहले कोई अवसर नहीं मिला है। इसलिए जितना हम लोग पढ़ा सुना देखा, उसी हिसाब से हम एक ओपिनियन बना कर रखे थे। लेकिन तब सर्विस में आए थे, फिर पुलिस विभाग को बहुत नज़दीक से अंदर से काम करते से देखने में काफ़ी हमको फ़र्क महसूस किया। निश्चित रूप से सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं, बाकी जितना भी जो पुलिस फोर्सेस है हमारे देश के अंदर है, तो और दुनिया भर में जो भी फोर्सेस है, सब लोग एक काफ़ी कठिन परिस्थिति में अपना काम करना पड़ते हैं और वैसा समय के हिसाब से उसमें और भी नया नया चुनौती आते रहते हैं। इन सभी तमाम चुनौतियों को सामने करने के लिए अपने आप को तैयार कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये अनुभव रहा पुलिस विभाग के संबंध में। सर जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं, तो आप बस्तर में पहले भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। तो पहले के बस्तर में और अभी के बस्तर में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? जी, हम 2005 में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में बस्तर में तैनात हुआ। उसके पश्चात 2009-10 में एसपी के रूप में, फिर बाद में 2017 में डीआईजी के रूप में, अभी 2019 से आईजी के रूप में काम करने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है, जो बस्तर को विगत 15 साल से नज़दीक से देखने के लिए एक अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन 15 साल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो साधन संसाधन के अलावा जो इधर की जनता का जो विचार है काफ़ी सकारात्मक रहते हैं हमेशा, और धीरे धीरे वो विचार और मजबूत होते जा रहा है। वो शांति और विकास के प्रति उनका जो इच्छा है वो और बुलंद होते जा रहा है। ये सब परिस्थिति को देखकर हमको पूरा उम्मीद है आने वाले समय में बस्तर इलाका में शांति स्थापित होगा और विकास की गतिविधि भी और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इधर की जनता है एक अच्छी जीवन जीने के लिए उनके एक प्लेटफॉर्म हम बना कर देने में सफल होगा। जी सर जी, आप एक पुलिस ऑफिसर होने के बतौर पुलिस कर्मियों के सुधार के लिए, यानी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके सुधार के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? और ऐसे सुधारात्मक कार्य जो मिसाल बने हों, आप हमें बताइए। तब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय हमारा जो सुरक्षा बल की जो संख्या है करीबन 25,000 थे, और इन 20 साल में बल वृद्धि होते होते अभी हमारे पास 80,000 से अधिक पुलिस कर्मचारी है जो विभाग के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इतना बड़ी संख्या के जो फोर्सेस में कई वेलफेयर संबंधित इश्यूज़ भी रहते हैं, ये पुलिस मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर और हम लोग के स्तर पर और शासन की ओर ध्यान आकर्षित करके उनकी कल्याणकारी के लिए जो जो कार्रवाई करना होगा उसका लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ भी है। उनकी अलाउंसेस से लेकर उनकी वेतन वृद्धि से लेकर समय पर उनकी पदोन्नति है, उनकी हाउसिंग जो इश्यूज़ रहते हैं उसका समाधान करने के लिए अभी हाल फिलहाल में सरकार ने सभी कर्मचारी को रेस्पॉन्स पत्र के नाम पर एक
अलाउंस दी जा रही ताकि जो ड्यूटी में जवान अपना साधन से जाता है वो सब चीज़ का जो खर्च के लिए भरपाई हो सकता है। इस प्रकार का शासन का जो कल्याणकारी योजना को और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश है उसका बहुत अच्छी तरीके से उसका मैदान में क्रियान्वयन करने के लिए हमारा टीम काम करते हैं। जी सर जी, अब हम थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आपका बचपन कहाँ बीता? कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो बचपन का, हमें बताइए। हाँ, मूलतः हम रहने वाला कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु का है। हमारा परिवार कृषक परिवार है। हमारे परिवार में इसके पहले किसी भी व्यक्ति शासकीय नौकरी में नहीं गए थे। हम लोग मूलतः जो कृषक परिवार होने के कारण से उधर ही खेती किसानी में हमारा पूरा परिवार इन्वॉल्व थे। जैसा मेरा भी जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव में हुआ। उसके बाद शायद जो कॉलेज का शिक्षा है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर में हुआ। उस समय भी जो मेरा सब्जेक्ट रहा बीएससी एग्रीकल्चर रहा, यानी कृषि विज्ञान में रुचि थे। उसी कारण से एग्रीकल्चर साइंस को सेलेक्ट किया और उसके पढ़ाई के पश्चात फिर तब मेरा सीनियर्स है वो लोग कई लोग सर्विसेज में आए थे, खासतौर पर यूपीएससी में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस और आईपीएस में। फिर उन लोग हमको प्रेरणा दिया है। एक सामान्य परिवार से जो व्यक्ति है वो भी इस टाइप के यूपीएससी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और सर्विस में अंदर आ सकता करके। इसके पूर्व में एक जनरल ओपिनियन सब लोग के मन में थे, ये जो सर्विसेज है वो सिर्फ उन लोग के लिए होते जो ऑलरेडी उनके परिवार से कोई आईएएस आईपीएस या कोई उच्च पद से जो अधिकारी रहते हैं या कोई संपन्न परिवार के लोग हैं वही जा सकता करके। लेकिन जो हमारा कुछ सीनियर्स है जो वो भी हम जैसे सामान्य परिवार से थे, उनको सिलेक्शन होने के बाद फिर हमको थोड़ा उम्मीद जागा है हम लोग भी इस सर्विस में जा सकता है। मेहनत करने से निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा रहे करके। इस प्रकार का हमारा जो जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर अलर्ट हुआ। ये काफ़ी एक सौभाग्य के विषय रहा, मतलब जो छत्तीसगढ़ में विगत 17 साल से एक सेवा देने के लिए एक अवसर मिला है। सर, कोयम्बटूर में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी, मेरा प्राथमिक शिक्षा मेरा गांव में हुआ। फिर उसके पश्चात फिर कॉलेज एजुकेशन तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर में हुआ। जी सर, कोई ऐसा संस्मरण जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें सर्विस के दौरान? जी, पुलिस सेवा के दौरान। जी, जैसा इधर जो छत्तीसगढ़ कैडर तब अलर्ट हुआ थे उस समय थोड़ा मन में ये संकोच थे, क्योंकि भाषा हम लोग मूलतः तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। हिंदी भाषा के ज़्यादा जानकारी नहीं थे और उसके पहले जो पढ़ने के लिए या बोलने के लिए अवसर नहीं थे तमिलनाडु में। फिर तब इधर तमिलनाडु से इधर ट्रेनिंग के बाद आए थे, थोड़ा संकोच थे। लेकिन पहले पोस्टिंग जो बस्तर में हुआ थे, इसके बाद फिर इधर जो भाषा है, जो गोंडी भाषा जो तमिल भाषा से थोड़ा मिलते जुलते रहते थे। इसमें अभी भी जो शब्दों का जो गिनती होते हैं 1 2 3 4 5 जो गोंडी में भी वही बोलते हैं और तमिल में भी वही बोलते हैं। उसके अलावा कुछ शब्द जैसा जो हाथ को कई बोलते तमिल में, गोंडी में भी कई बोलते हैं, और पलंग को कटिल बोलते, इधर गोंडी में भी कटिल बोलते। इस प्रकार के कुछ शब्दों में थोड़ा काफ़ी मिलता जुलता रहा। इसलिए थोड़ा भाषा का जो बैरियर थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे और हमको विश्वास हुआ ठीक हम भाषा जल्दी सीख सकते हैं। और हिंदी भाषा का भी साथी लोग के साथ बात करते करते थोड़ा उसमें भी कॉन्फिडेंस आ गए थे। इससे शुरुआत में जो बैरियर थे वो धीरे धीरे हट गए थे। फिर बाद में फिर इधर की जो कल्चर है, इधर की संस्कृति है, इधर की जो भाषा है, इधर की जनता का जो व्यवहार है, ये सब हमको काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए विगत 17 साल से अच्छा अनुभव रहा छत्तीसगढ़ में। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि कोयम्बटूर में आपकी पैदाइश है, बचपन वहीं बीता, शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई, तो कोयम्बटूर और बस्तर में आप क्या समानता पाते हैं? जो क्लाइमेट के हिसाब से जो कोयम्बतूर और बस्तर में काफ़ी जैसा सिमिलरिटी है। कोयम्बतूर का भी जो क्लाइमेट कंडीशन रहते हैं थोड़ा मॉडरेट रहते हैं ना, गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहते और ठंड के समय भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहते। वो एक अच्छा वातावरण रहता है हमेशा। वो ये वातावरण बस्तर में भी हमको देखने मिलते, महसूस करने के लिए मिलते हैं। और जैसे पूर्व में मैं बताए थे जो भाषा का भी, जैसे खासतौर पर जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र में जो गोंडी भाषा वो हम लोग की भाषा से काफ़ी थोड़ा सामान्यता रहते हैं। इसलिए और इधर का जो कल्चर जैसा जो फूड हैबिट्स जो बोलते हैं, इधर भी जैसा चावल का जो काफ़ी महत्व दी जाती है। हमारे यहाँ भी जो चावल ही मतलब जो मेन डाइट होते हैं, जो खान पान का जो तरीका है, ये सब थोड़ा काफ़ी सिमिलरिटी रहा। इसलिए छत्तीसगढ़ खासतौर पर बस्तर हम लोग के लिए काफ़ी एक घरेलू वातावरण का
महसूस करने के लिए अवसर मिला है। जी सर, बहुत ही समानता है बस्तर और कोयम्बटूर में। जी सर। सर, विश्वसनीय पुलिस और मजबूत पुलिस का जो नारा दिया गया है, उसमें आप कहाँ तक पाते हैं कि आपने जनता का विश्वास हासिल कर लिया है? जी, निश्चित रूप से अभी इस टाइप के इलाका में जो काम करने के लिए पुलिस सबसे पहले अपना विश्वसनीयता को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं उनका विश्वास यदि हासिल नहीं करेगा, फिर हम लोग जितना भी मेहनत करें उसका परिणाम इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। इसी कारण से जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक निर्देश थे और इधर स्थानीय जो पुलिस बल का भी इस बात को लेकर वो खुद भी महसूस किया है, हमको तब तक जनता के बीच में जाकर उनके विश्वास हासिल नहीं करेगा, फिर हमारा जितना भी एफर्ट हो उसका परिणाम जैसा हम अपेक्षा करें वैसे नहीं हो पाएगा। इसी कारण से जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से अलग अलग जिले में अलग अलग नाम से हम संचालित कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप बस्तर जिला में आमचो बस्तर आमचो पुलिस, ये विगत लगभग 10 साल से ये कार्यक्रम संचालित की जा रही है। इसी के माध्यम से हम जनता तक जाते हैं और अपना बात उनके बीच में रखते हैं और उनकी जो समस्या है उसको सुनते हैं और यथासंभव समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग की ओर से प्रयास की जाती है। ये सब जो जनसंपर्क के कारण से धीरे धीरे जनता और पुलिस के बीच का दूरी है वो कम होते गई थी और उसी कारण से अभी कभी भी हम लोग गाँव में जाते हैं, जनता रिसीव करते हैं और हम लोग के साथ बैठकर जो बातचीत करते हैं। पहले जो एक वातावरण थे जो जनता पुलिस से दूर रहते हैं, वो वातावरण धीरे धीरे बदलते हुए अभी एक काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और हम लोग के बीच का जो संबंध है काफ़ी मधुर हो गई है। इसी के माध्यम से हम लोग का विकास कार्य को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने में भी सहयोग मिल रहा है। साथ साथ नक्सल अभियान में भी हमको अपेक्षित जो परिणाम देखने के लिए आ रहा है वो निश्चित रूप से ये कार्य योजना है, इसका आने वाला समय भी हम लोग आगे लेकर जाएगा ताकि जनता का सहयोग प्राप्त करके हम अपना कार्य को अंजाम देंगे। जी सर। सर, ये अभी कोरोना संक्रमण का दौर है और हमारा देश और हम सब बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं वो अपने घर परिवार से दूर होकर दोहरी ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके परिवारों को और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा की क्या व्यवस्था है सर? जी, जैसे ये कोरोना समय में काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमारा जितना भी पुलिस अधिकारी साथी जवान लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका वर्किंग आवर्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं। पहले की तुलना में अभी लगातार उनके चेक पोस्ट है, नाकाबंदी की कार्रवाई है और अन्य प्रकार के जो कार्य करते हैं। इसी कारण से उनका काफ़ी समय परिवार से दूर रहकर अपना काम को करना पड़ता है। इसी कारण से कहीं ना कहीं उनका परिवार के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए तो वो कर्मचारी सीधे अपना परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। ये सब चीज़ को देखते हुए फिर उनकी फैमिली के वेलफेयर के हिसाब से जो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए सभी जिला में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से और अधीनस्थ सभी अधिकारी के माध्यम से जो उनके फैमिली वेलफेयर के लिए जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है और जो पुलिस मुख्यालय से स्पंदन करके एक अभियान भी संचालित की जा रही है ताकि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई समस्या है सीधे वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करके अपना बात को रख सकता है और लगातार जो परेड में दरबार के माध्यम से और अन्य प्रकार का जो संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता जो अपना जवान का जो भी समस्या है उसका रूबरू होते हैं और उसके समाधान भी काफ़ी हद तक हमने कर चुकी है और इन लोग की जो मानसिक जो स्थिति और मजबूत रहे, अच्छा रहे, उसके लिए हम लोग योगा और अन्य प्रकार का जो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के जो कार्यक्रम है वो भी पुलिस स्टेशन और थाना परिसर में आयोजित की जा रही है और इसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा जवान अभी अच्छी मनोबल के साथ अपना ड्यूटी कर रहा है और किसी प्रकार की किसी कोई समस्या अभी तो फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। यदि समस्या है भी यदि उसका हम समाधान करने के लिए त्वरित तरीके से हम कार्रवाई करते हैं। जी सर। सर, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होना पसंद करते या क्या होते? जैसा पूर्व में मैं बताया था, हमारा जो परिवार है मूलतः कृषक परिवार है। जैसा मेरा रुचि भी शुरू में जो कृषि कार्य से लेकर रहते थे और इसी कारण से मैं अपना स्टडीज़ को भी जो ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में सिलेक्ट किए थे। यदि किसी कारण से यदि सर्विस में नहीं आया होगा, एक अच्छा कृषक बन सकता थे या कृषि विज्ञान में थोड़ा रुचि थे, इसलिए जो फर्दर ग्रेजुएशन उसी में कर उसी संबंधित कोई कार्य में अभी इन्वॉल्व रहा होगा।
लेकिन अभी सर्विस में आने के बाद फिर सीधे कृषि संबंधित कार्य को देखने के लिए अभी अवसर नहीं मिलते, लेकिन कभी भी गांव जाते हैं साल में एक आध बार। फिर अभी भी हमारा परिवार की जो खेती है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत समय बिताने के लिए अवसर मिलते हैं। इससे उस समय काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, मतलब तब हमारा खुद की खेत में जाते कुछ कृषि संबंधित कार्य करने के समय वो काफ़ी एक अच्छा अनुभव रहता है उसका। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका परिवार कृषक परिवार से संबद्ध है और आपको इस कार्य में रुचि भी है, तो अभी जो कृषकों की जो स्थिति है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर में अधिकतम जो जनता है जो कृषि कार्य से आधारित है, इधर का भी मुख्य रूप से धान फसल लेते हैं और आने वाले समय इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन और शासन के द्वारा काफ़ी योजना का क्रियान्वयन की जा रही है। उदाहरण के लिए इधर बस्तर में कॉफ़ी कल्टीवेशन का भी एक गुंजाइश है, उसी को लेकर अभी आगे बढ़ रहा है। हल्दी का भी प्रमोट की जा रही है। अन्य जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिलेटेड जो कार्य है इसका भी बस्तर में काफ़ी ध्यान दी जा रही है। हमको उम्मीद है आने वाले समय में धान की फसल के अलावा अन्य जो कैश क्रॉप्स जो बोलते हैं इसमें भी बस्तर के जो कृषक है वो रुचि लेकर काम करेगा। इसी कारण से उनका आमदनी में भी वृद्धि होगा। साथ साथ इधर का जो जितना भी पोटेंशियल है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का उसको पूरा उपयोग कर सकता है। इधर का सिंचाई का भी अभी परसेंटेज काफ़ी कम है। शासन का एक कार्य योजना है इसका सिंचाई का परसेंटेज को भी बढ़ाने के लिए, ताकि जो किसान अभी एक फसल ले रहा है वो 2 फसल ले सकता है और अच्छा फसल लेकर अपना खुद की जीवन स्तर को में भी सुधार ले सकता है। और प्रदेश का जो एक एग्रीकल्चर को एक पैटर्न होते हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन ले सकता है। सर, आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं सर? जैसा भी सर्विस में रहने के बाद फिर ज़्यादा कोई समय नहीं मिल पाते, लेकिन जो भी समय थोड़ा मिल जाते अपना प्राइवेट इसके लिए उसमें पुस्तक पढ़ने के पसंद करते हैं। खासतौर पर जो बाहर के जो देश में किस प्रकार का जो सिक्योरिटी फोर्सेस कार्य करते हैं और उनके जो पुराना अनुभव कैसा रहा है, जो इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या अन्य जो देशों को जो सुरक्षा जो फोर्सेस किस तरीके से वो अपना फोर्स को डेवलप किया, कार्य का अंजाम कैसे देते हैं, जंगल वॉरफेयर में किस टाइप का जो कार्य करते हैं, इस सब विषय पर थोड़ा पढ़ने की रुचि रहते हैं और उसका अनुभव को हम अपना इलाका में कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसी दृष्टि से भी थोड़ा विचार करते रहते हैं। वो इस टाइप का जो पुस्तक पढ़ने में थोड़ा समय बिताता है और कभी कभी जो टेलीविज़न के माध्यम से या थिएटर में मूवी वगैरह देखने भी पसंद करते हैं। शुरू में हम लोग तब छत्तीसगढ़ आए थे, जो हिंदी भाषा सीखने के लिए एक अच्छा माध्यम रहा जो मूवी, जो जितना मूवीज़ देखे उसी को धीरे धीरे उसी के माध्यम से हम अपना भाषा को भी सीखने के लिए अवसर मिला है। इसलिए अभी भी तब मौका मिलते थोड़ा बहुत मूवी देखते हैं। जी सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है? जैसे कोई किसी का भी विषय को लेकर हम एक जुडिस्ट जो एक माइंडसेट कभी नहीं बनाते थे। जैसे यदि कोई भी विषय सामने आते है उसका गुण दोष के आधार पर उसका समीक्षा करते हैं और उसके बाद ही उसका ग्रहण करने के लिए कोशिश करते हैं। यदि देखा जाएगा यदि कोई विषय जो पसंद नहीं आएगा तो मतलब धोखाधड़ी है। यदि कहीं भी मतलब यदि व्यक्तिगत जीवन में हो या अपना एक सामाजिक जीवन हो या अन्य जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस में अपन काम करने के लिए एक अवसर मिला है, ये सभी एक जगह में जो अपना उद्देश्य है मतलब वो स्पष्ट होना चाहिए, अपना सिद्धांत वो भी क्लियर होना चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी, इसमें किसी प्रकार का कोई गलत कोई विचार है वो थोड़ा पसंद नहीं आते हैं। इसलिए हम अपना फोर्सेस को भी हमेशा ये इस विषय को लेकर ब्रीफ करते हैं। जनता हमसे काफ़ी अपेक्षा करते हैं, इससे जन अपेक्षा के अनुरूप हमको अपना कार्य को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दाहिने बाएं हटकर कोई हरकत नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा हम अपना फोर्सेस को लगातार ब्रीफ करते रहते हैं। सर, आपका कार्यक्षेत्र इतना वृहद है, इतना तनाव भरा है, तो आप अपने सेहत के लिए क्या कुछ करते हैं सर? जैसा फिजिकल फिटनेस जैसा सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस फोर्स में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा अकेडमी में रहते समय भी हम लोग को सिखलाई दी जाती है, मतलब अपने आप को कैसा एक्टिव रखना है, फिजिकली फिट रखना है। इधर जैसा बस्तर इलाका में पुलिस के पास कुछ मॉडर्न जिम्स वगैरह भी है और खेल कूद के कुछ साधन भी है, बैडमिंटन वगैरह का सुविधा भी है। साथ साथ साइकिलिंग में भी थोड़ा रुचि है, कभी अवसर मिलते तो साइकिलिंग का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार का जो फिजिकल फिटनेस रखने के लिए जो समय मिलते हैं उसी में अपना तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ताकि खुद शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रह सकता है और बाकी अपना अधिकारी जवान को भी प्रेरित कर सकता है, उसी दिशा में काम करते हैं।
सर सबसे अब आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आप बस्तर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? शासन का भी एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। ये त्रिवेणी कार्य योजना को क्रियान्वयन करने के लिए बस्तर का जितना भी हमारा सुरक्षा बल के साथी दिन रात काफ़ी मेहनत करके काम करते हैं। जैसे इसमें सबसे अहम जो कॉम्पोनेंट है विश्वास है। जनता का विश्वास अर्जित करके हम जनता को अपना साथ लेकर आगे बढ़ने का साथ साथ जो विकास कार्य है, जो शासन द्वारा सड़क निर्माण से लेकर पुल पुलिया के निर्माण से लेकर अन्य जितना भी बेसिक जो सुविधा है, शिक्षा और हेल्थ, इन सब में काफ़ी योजना को क्रियान्वयन कर रहा है। तीसरे कंपोनेंट है इसमें सुरक्षा है। यदि जनता का विश्वास जीतकर यदि विकास कार्य को आगे से बढ़ाएगा, निश्चित रूप से इस इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित हो सकता है। इसी कार्य योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जनता से भी हम वही अपील करना चाहते हैं, ये शासन की ये कार्य योजना का सहयोग करें और इस इलाके से नक्सल समस्या को समाधान करने में उनका भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अपना बच्चों को शिक्षित करें और आने वाली पीढ़ी को नक्सली जो कि विचारधारा के बारे में सही जानकारी देकर इस समस्या को समाधान करने में जनता से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं। और हमको पूरा विश्वास है आने वाले समय में बस्तर इलाका में नक्सल समस्या समाप्त होगा और इस इलाके में एक शांति का वातावरण निर्मित होकर एक अच्छा भविष्य का हम लोग हमारा आने वाला पीढ़ी को देने के हम सफल होगा। सर आपने अपना अनमोल समय हमें दिया और आपने बहुत अच्छी बातें कही। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू।